बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 हम देख रहे हैं अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। एसी सर्किट डायरेक्ट करंट को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ रेजिस्टेंस ही काफ़ी होता है। रेजिस्टेंस की मदद से आप डीसी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ और कंपोनेंट भी यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस के साथ साथ कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं और इंडक्टर भी यूज़ करते हैं। मकसद क्या होता है? करंट को कंट्रोल करना। तो हमें चेक करना है रेजिस्टर में, कैपेसिटर में और इंडक्टर में अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर क्या होता है, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, इसकी इम्पीडेंस कितनी होती है और इनमें फेज डिफरेंस क्या होता है करंट और वोल्टेज के दरमियान। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द रेजिस्टर। ये कोई रेजिस्टर है, उसके साथ अल्टरनेटिंग सोर्स को बांध दिया, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो सर्किट में प्रोड्यूस हो रही है, अल्टरनेटिंग सोर्स जो वोल्टेज पैदा करेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी होती है। इसमें वी क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, जबकि वी नॉट क्या है? पीक वोल्टेज है। पीक वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, राइट। इसमें साइन इन्वॉल्व है। साइन और कास के ग्राफ में फ़र्क पता है? ये थीटा 0 है, ये थीटा 90 है, थीटा 180 एंड थीटा 270 अगेन 360 या 0। अगर साइन की वैल्यू देखें तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 0 होता है, 270 -1 0 फिर 0। अगर साइन का ग्राफ देखें, यहाँ +1 कर लें, यहाँ -1, तो टाइम के साथ साथ एंगल के चेंज होने से साइन का ग्राफ कैसा बनता है? 0 to +, 1 to 0, 0 to -1, -1 to अगेन 0। तो इसको हम साइन वेव कहते हैं। तो ऐसे अगर एंगल चेंज होते रहें, ऐसी साइनोसाइडल वेव बनेगी। लेकिन अगर काज की बात करें तो काज 0 की वैल्यू 1 होती है, काज 90 की वैल्यू 0 होती है, काज 180 की वैल्यू -1 होती है और काज 270 की वैल्यू अगेन 0 होती है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा? ये +1 है, -1 है। कास का ग्राफ स्टार्ट +1 से होता है, 1 के बाद 0, 0 के बाद माइनस के बाद 0, 0 के बाद फिर +1। तो कास की एक वेव ऐसे मुकम्मल होती है पॉजिटिव पीक से पॉजिटिव पीक तक। जहाँ से स्टार्ट लें वहाँ पहुँचे तो एक वेव मुकम्मल हो गई। तो अगर एंगल मुसलसल चेंज होते रहें, जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो साइन और कास का ग्राफ एक जैसा ही होता है, फ़र्क सिर्फ फेज़ का होता है। कितना फेज़ डिफरेंस है दोनों में? 90 का फेज़ का फ़र्क है। जहाँ 90 फेज़ का फ़र्क हो, उनके ग्राफ का स्टार्टिंग ऐसे होती है। ये साइन वेव है, ये कास वेव है। इन दोनों में कितना फेज़ का फ़र्क है? 90 का। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसका स्टार्ट भी साइन से है। ये जो करंट प्रोड्यूस करेगी सर्किट में, I = V/R, V की वैल्यू पुट कर लें, V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। V नॉट ओवर R ये पीक करंट होता है I नॉट। तो ये भी साइन डिपेंडेंट है। वोल्टेज का डिपेंड भी साइन पर है, करंट का डिपेंड भी साइन पर है। दोनों के ग्राफ सेम चलेंगे। अगर करंट आप कहते हैं ये है, तो वोल्टेज भी साइन है, वोल्टेज भी ऐसे होगी। अलबत्ता वोल्टेज की RMS वैल्यू ज़्यादा होगी, बिकॉज V = IR, V = IR। तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट वोल्टेज बनता है, इसलिए उसकी RMS या मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है। मगर दोनों का स्टार्ट सेम से है, गोया दोनों आपस में क्या हैं? इन फेज़ हैं। सो इन रेजिस्टर करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज़। करंट और वोल्टेज रेजिस्टर में क्या होते हैं? इन फेज़ होते हैं।
अगर फेज़र डायग्राम में चेक करें, फेज़र डायग्राम कैसे होती है, आपको इन करंट और वोल्टेज को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है। चूँकि दोनों ही ओरिजिन से स्टार्ट हैं, लिहाजा ये करंट होगा आई और ये वोल्टेज है, दोनों क्या हैं, इन फेज़ हैं। दोनों की मैग्नीट्यूड में फ़र्क है मगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, बोथ आर इन फेज़। और जो पावर देखी जाती है रजिस्टर में, उसका फार्मूला आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर ओवर आर है। ये फार्मूला सिर्फ रजिस्टर के लिए है या ऐसे सर्किट के लिए है जिसमें करंट और वोल्टेज इन फेज़ होते हैं, वहाँ हम पावर का ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर इन फेज़ ना हो तो फिर पावर का फार्मूला डिफरेंट होगा। तो ये फार्मूला वैलिड है व्हेन करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज़। अब दूसरा सर्किट देखते हैं, एसी थ्रू कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है, अगर आप डीसी कैपेसिटर से गुजारे हैं तो क्या डीसी कैपेसिटर में से पास हो जाएगा? ये डीसी सोर्स है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर को चार्ज किया जा सकता है डीसी से भी, डीसी से आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। एसी से चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो वेरी करता रहता है, वो फिक्स चार्ज नहीं होगा। चार्ज करने के लिए आप डीसी सोर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें करंट पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज कैपेसिटर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑन टू मेटल प्लेट विद इंसुलेटर बिटवीन दैम। इन दोनों के दरमियान इंसुलेटर है। करंट डीसी में यूनि डायरेक्शनल होता है, लिहाजा इस इंसुलेटर में से करंट पास नहीं हो सकता, लिहाजा डीसी ब्लॉक हो जाता है कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में से डीसी करंट पास नहीं हो सकता, मगर एसी पास हो सकता है। किस तरह? कैपेसिटर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसमें वेरिएशन होती है, कभी वोल्टेज यूँ पॉजिटिव है, कभी यूँ पॉजिटिव है। तो ये कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज और डिस्चार्ज करते रहते हैं। कभी ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी, कभी नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी, यूँ दूसरी प्लेट में इंडक्शन होती रहती है। लिहाजा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से एसी के कैपेसिटर कैन कंडक्ट करंट, कैपेसिटर में अल्टरनेटिव करंट फ्लो कर जाता है, राइट। फर्ज करें जब पॉजिटिव साइकिल आया, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो फिर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये डिस्चार्ज होकर इंडक्शन इस पे नेगेटिव की हो जाएगी। तो यूँ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट पास कर जाता है कैपेसिटर में। सी इसकी कैपेसिटेंस है। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने सप्लाई की वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने सप्लाई की। कैपेसिटर चार्ज हुआ, हमने पढ़ा कैपेसिटर में कितना चार्ज होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। वी की वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज और चार्ज दोनों साइन पे डिपेंडेंट है, दोनों का स्टार्ट ओरिजिन से होगा। तो पोटेंशियल और चार्ज दोनों इन फेज होते हैं कैपेसिटर में। अगर आप इनकी ग्राफिकल एक्सप्रेशन करें तो ये चार्ज है, ये पोटेंशियल है। चार्ज कम होता है क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी है। कैपेसिटेंस की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अमूमन ये माइक्रो फेराड में होता है, मिली फेराड में होता है। लेस देन 1 है तो चार्ज की वैल्यू कम होती है। नीचे Q है, ऊपर पोटेंशियल है, इधर टाइम होता है। तो ये QT ग्राफ है या पोटेंशियल और टाइम के दरमियान ग्राफ है। हमने देखना है व्हाट इज़ फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये चार्ज भी है,
वोल्टेज भी इन फेज हैं। चेक करते हैं करंट इनमें कहाँ लाई करेगा। करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई टाइम। ये फ्लो ऑफ चार्ज है यूनिट टाइम में। Q जो है वो y के लॉन्ग है, टाइम x के लॉन्ग है। ये QT ग्राफ होता है, Q वर्टिकल के लॉन्ग लेते हैं और टाइम हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग। तो ये परपेंडिकुलर है, टाइम क्या है, बेस है। इस पे गौर करना। Q परपेंडिकुलर है, x क्या है, टाइम क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। गोया इस ग्राफ का जो स्लोप है वो करंट होगा। ठीक है, स्लोप होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट ऑफ द ग्राफ। तो टेन थीटा Q ओवर T, स्लोप ऑफ द ग्राफ, इट इज़ द करंट। जहाँ स्लोप मैक्सिमम होगा करंट भी मैक्सिमम होगा, जहाँ स्लोप ख़त्म हो गया करंट भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखिएगा इस केस में यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ स्लोप मैक्सिमम है, मगर यहाँ पर स्लोप क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। गया ये स्लोप कम होता जा रहा है, हत्ता कि यहाँ क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। एक बात, अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो tan 45 1 होता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो tan 0 क्या होता है, 0। यूँ कह लें सिंपली, जब एंगल 0 होगा तो स्लोप ख़त्म हो जाता है, स्लोप नहीं होता। एंगल 45 है तो स्लोप मैं कहता हूँ मैक्सिमम है। तो यहाँ फ़र्ज़ करें एंगल 0 नहीं है, फ़र्ज़ करें 45 है, यहाँ स्लोप मैक्सिमम है, फिर यहाँ कम होते होते एंगल यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, हत्ता कि एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। जहाँ पर एंगल 0 हो गया वहाँ स्लोप ख़त्म हो गया। स्लोप ख़त्म होने का मतलब है करंट वहाँ 0 हो गया। गोया जहाँ स्लोप मैक्सिमम है करंट की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम है I, और जहाँ पे स्लोप ख़त्म हो गया करंट कम होते होते यहाँ 0 हो गया। तो करंट ऊपर से नीचे को आ रहा है क्योंकि स्लोप कम होते होते यहाँ 0 हो गया। अब स्लोप फिर बढ़ना शुरू हो गया मगर नेगेटिव साइड पर, तो करंट भी नेगेटिव साइड में बढ़ना शुरू हो जाएगा यहाँ तक। तो जब ये 0 हुआ ये अपनी नेगेटिव पीक पर है, फिर यहाँ स्लोप ख़त्म हो गया तो करंट भी कम होकर दोबारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर स्लोप बढ़ना शुरू होगा तो करंट फिर बढ़ना शुरू होगा। यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे स्लोप ख़त्म हो गया तो करंट दोबारा यहाँ पे 0 हो गया। तो करंट और वोल्टेज को अगर चेक करें तो वोल्टेज का स्टार्ट ओरिजिन पर है मगर करंट अपने पीक पर है। गोया इन दोनों में कौन आगे है, करंट लीड कर रहा है। कितना लीड कर रहा है, π/2। सो इन कैपेसिटर सर्किट करंट लीड वोल्टेज बाई π/2। अगर इसको आप इस शक्ल में लिखें, फेज़र डायग्राम यूँ लिखें, जो ओरिजिन पर है उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, वोल्टेज ओरिजिन पर है इसके लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी फी। जो करंट है वो लीड कर रहा है, कितना लीड कर रहा है, π/2। तो ये इसकी फेज़र डायग्राम है। करंट और वोल्टेज के दरमियान 90 फेज़ का फ़र्क है। कैपेसिटर में करंट लीडिंग है एंड वोल्टेज लैग्स बिहाइंड। ठीक है, रेजिस्टर में दोनों इन फेज़ थे, करंट और वोल्टेज दोनों में कोई फेज़ का फ़र्क नहीं था। अलबत्ता कैपेसिटर में कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। कैपेसिटर जो करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस ऑफ़र करती है उसे रिएक्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डिनोटेड बाय XC। यूनिट इसका ओहम ही होता है, ये रेशियो होती है वोल्टेज ओवर करंट, इसका यूनिट ओहम ही है। रेजिस्टेंस की वजह इसको रिएक्टेंस कहते हैं और इसका फार्मूला होता है 1/ω/C
या 1/2πfc। गोया जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटर की वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, फिक्स नहीं है। हर फ्रीक्वेंसी के करंट के रास्ते में ये डिफरेंट रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, ठीक है। फॉर डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़ीरो होती है, डीसी में कोई वेव नहीं है। अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो, इसमें एफ़ की जगह ज़ीरो पुट कर लें, तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगी, 1/0 इन्फिनिटी। तो डीसी में करंट पास नहीं हो सकता क्योंकि रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो गई। जब किसी के रास्ते में इन्फिनिट रेजिस्टेंस आ जाए तो करंट उसमें पास नहीं होगा, तो डीसी ब्लॉक हो गया। और अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी की, तो उसके लिए रिएक्टेंस क्या होगी, 1/2πfc 1/∞0। तो एसी के रास्ते में ये हाई फ्रीक्वेंसी का एसी है, एसी के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो एसी पास हो गया। So reactance of capacitor is frequency dependent. It block DC, but it can permit AC. AC को परमिट करेगा, उसके रास्ते में कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मगर DC के रास्ते में ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ओके, इसको देखिएगा, कि प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू।